Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. एक दफा एक जंगल में कुछ पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब आपस में दोस्त थे। सर्दियां आने वाली थीं और हर कोई अपने घरों को मजबूत बना रहा था। सारे दोस्तों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए थे। केवल चीनू और कालू कौवा ही रह गए थे। चीनू को भी अपने घर की बहुत फिक्र हो रही थी। कालू भैया, बारिश होने से पहले हमें अपने घर ठीक कर लेने चाहिए। बारिश तो बस आने ही वाली है। इतने कम समय में तो एक पक्का घर बनाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ कालू भैया कोई गुफा या पेड़ का तना ही ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। चीनू के मुकाबले में कालू बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वो बस एक जगह पड़ा रहता और उसका कोई काम करने का जी नहीं चाहता था। अरे चीनू बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, परंतु मेरे तो रोम रोम में दर्द हो रहा है। इतना मेहनत वाला काम मुझसे तो नहीं होता भाई। चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा भोजन की तलाश में जाता हूँ। कहकर कालू वहां से चला जाता है और चीनू अपने लिए घर तलाशने लगती है। सारे दिन की खोज के बाद एक बरगद के पेड़ के तने में चीनू को एक सुराख नजर आता है। चीनू उसमें जाकर देखती है तो वो जगह रहने लायक थी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात कि ना तो इसमें बारिश का पानी आएगा और ना ही सर्दी लगेगी। मैं आज ही जाकर अपना सामान ले आती हूँ और आज से मैं यहीं रहूंगी। फिर चीनू चिड़िया अपना सामान ले आती है और वहीं रहने लगती है। चीनू वहां सेटल हो गई थी और उसी रात बारिश होने लगी। अब क्योंकि कालू के पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो बारिश में ही भीगता रहा। अरे इस बारिश को भी आज ही आना था क्या? मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई घर नहीं है। अब इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़वाऊं? कालू कुछ देर भीगता रहा, फिर उसे सर्दी लगने लगी। अब उसे कोई ना कोई हल तो सोचना था, इसलिए वो ऊंची ऊंची आवाज से शोर करने लगता है। अरे दोस्तों, बचाओ बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता, बचाओ। कालू का शोर सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। क्या हुआ कालू भैया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या कोई भूत देख लिया है? अरे हाँ, कुछ ना पूछो दोस्तों। हाँ, मैंने अभी अभी एक होनहार चील को देखा था, हाँ, जो हमारे दोस्त मिट्ठू को उठाकर ले जा रही थी। हाँ, अरे मेरा दोस्त मिट्ठू मुझसे कितना प्यार करता था और उसी की वजह से तो ये जंगल सुरक्षित है। हाँ, अब वो हम में नहीं रहा। कालू की बात सुनकर सारे पक्षियों पर दहशत तारी हो गई थी और सभी को अपनी फिक्र होने लगी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा मिट्ठू अब हम में नहीं रहा? परंतु ये सब कैसे हो गया? और वो दुष्ट चील कहाँ से आ गई हमारे जंगल में? अब क्या होगा कबूतर भैया? अरे मिट्ठू ही तो हमारे जंगल का पहरेदार था। वही तो हमें बताया करता था कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। भाई मैं तो अपने घर में ही रहूंगा और अब तब तक नहीं निकलूंगा जब तक ये दुष्ट चील यहाँ से चली नहीं जाती। कबूतर और चीनू वहां से जाने लगे तो उनको कालू कौवे का ख्याल आया।
कबूतर भैया, हम तो अपने अपने घरों में चले जाएंगे, परंतु कालू का क्या होगा? उसके पास तो कोई घर भी नहीं। कालू भैया, आप मेरे घर आ जाएं, हम मिलके रह लेंगे। ऐसा कहकर कालू चीनों के पेड़ के तने में दाखिल होता है तो अंदर बस एक ही पक्षी के रहने की जगह थी। वो ये देखकर बाहर आ गया। क्या हुआ कालू, बाहर क्यों आ गए? भैया, यहाँ तो केवल चीनू के रहने की ही जगह है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? कोई बात नहीं, मेरे घर पे बहुत जगह है, तुम मेरे साथ आ जाओ। कहकर कबूतर उसे साथ ले जाता है और फिर कालू के मजे हो गए थे। उसे बिना मेहनत के घर का सुख मिल गया था। वो कुछ दिन कबूतर के घर ही बिताता है, परंतु उसके झूठ की वजह से पक्षियों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था। अब जंगल बहुत सूना हो गया था। कालू तो जानता था कि कोई चील वेल नहीं थी, इसलिए वो तो पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता। उसकी तो मौज लगी हुई थी। एक दिन कालू बरगद के पेड़ पर बैठा सर्दी को एंजॉय कर रहा था कि वाकई वहां चील आ गई और कालू के पीछे लग गई। फिर कालू डर के मारे भागने लगा। वहां पेड़ पर मिट्ठू भी बैठा अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो जंगल का चौकीदार था। उसने भी चील को देख लिया था। कालू डर के मारे पेड़ के तने में घुस गया। वो सुराख बहुत छोटा था और चील आकार में बहुत बड़ी थी। चील से उस घर में घुसने नहीं हुआ। अरे ओ पक्षी, घर में क्यों छुपा बैठा है? बाहर निकल, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, आज तो तुम्हें खा के ही रहूंगी। कहकर चील बाहर इंतजार करने लगती है। अंदर कालू की तो हवाइयां उड़ी हुई थीं। हाय, ये चील यहाँ किधर से आ गई? मुझे क्या पता था कि मेरा झूठ एक दिन सच हो जाएगा और चील मिट्ठू के बजाय मुझे लेने आ जाएगी। हाय, अब क्या करूं? वहां तोता ये सब देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपने हाथ में पकड़ी सीटी बजाने लगता है। वो सीटी उसने अपनी चौकीदारी की ड्यूटी के लिए रखी थी, ताकि उसे जब भी खतरा महसूस हो तो वो उसे बजाए और सभी पक्षी सावधान हो जाएं। सीटी की आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहां जमा हो गए और मिट्ठू को जिंदा देखकर हैरान रह गए। अरे मिट्ठू भैया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ओह, खुदा का शुक्र है जो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मिट्ठू भी चीनू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर कबूतर उसे सब कुछ बता देता है और वो सब मिलकर उस दुष्ट चील को मारने लगते हैं। चील भी इतने सारे पक्षियों को देखकर डर जाती है और वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाती है। चील के चले जाने के बाद कालू तने से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही सभी पक्षी उसे गुस्से से घूरने लगे। बड़े बेईमान हो तुम कालू, केवल मेहनत से बचने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारी जान बचाना हमारा फर्ज था, परंतु आज से हम सब तुम्हारा बाइकआउट करेंगे और आज से तुमसे हमारा लेना देना बंद है। कहकर सारे पक्षी नाराज होकर जाने लगते हैं कि कालू शर्मिंदा होकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे अकेला मत करो, प्लीज। ठीक है, फिर एक शर्त पर तुम्हें माफी मिलेगी कि तुम अपने लिए खुद पक्का घर बनाओगे, वो भी बिल्कुल अकेले। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करने से जो इत्मीनान मिलता है वो मुफ्तखोरी में नहीं है।
मिट्ठू की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। एक दफा एक जंगल में दुष्ट चील रहा करती थी। उसने जंगल के सारे पक्षियों का जीना हराम किया हुआ था। वो पक्षियों के अंडे और छोटे बच्चे उठाकर ले जाती और उनका मांस खा जाती। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसी बारिशें पहले भी जब हुआ करती थी तो चील के लिए कोई अच्छी अलामत साबित नहीं होती थी। हर बारिश के बाद चील को कोई ना कोई नुकसान भुगतना पड़ता और आज भी बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अरे, इस बारिश ने भी मुझसे पता नहीं क्या लेना है। आखिर हमारे जंगल में बारिश होती ही क्यों है? पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो मेरी टांग टूट गई थी। ये बारिशें मेरे लिए कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आई, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, जब तक ये बारिश हो रही है मैं इस घर से ही नहीं निकलूंगी। फिर चील डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं जाती और दुबक कर घर में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद अभी बारिश रुकी भी नहीं थी कि उसे अपने घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने फौरन घर से बाहर निकल कर देखा तो एक मिट्ठू बाबा आए हुए थे। मिट्ठू बाबा भविष्यवाणी किया करते थे और वो 2 दरियाओं से परे जो पहाड़ था उस पहाड़ से आए थे। चील ने देखा कि वो सभी पक्षियों के हाथ देखकर उनका भविष्य बता रहे थे। चील को भी शौक हो जाता है और वो भी भागी भागी मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। मिट्ठू बाबा, जरा मुझे भी मेरी किस्मत का हाल बताइएगा। जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरे नसीब में क्या कुछ लिखा है। चील मिट्ठू को हाथ दिखाने लगती है और वो ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने खुद से वादा किया था कि वो बारिश में घर से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़वाल लिखा है। अब से कुछ ही महीनों बाद तुम्हारा अंत होने वाला है। इस जंगल में चीनो चिड़िया के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा अंत कर देगा और उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मुझे आंखें दिखा सके, और अभी जो पैदा भी नहीं हुआ वो मेरा अंत करेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर चील अपने घर वापिस आ जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और चील सीधा चीनू चिड़िया के घर चली जाती है। ए चीनू, तुम्हारे यहाँ कोई अंडा है क्या? अगर है तो वो तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं चील दीदी, हमारे यहाँ तो बहुत अरसे से कोई अंडा नहीं आया, बल्कि हम तो मन्नतें और मुरादें मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें भी संतान दे दे। ए चिड़िया, एक बात गौर से सुनो। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरी सल्तनत खत्म कर सके। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ एक बच्चा आएगा जो मेरा अंत करेगा। उससे पहले मैं उस बच्चे को ही मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चीनू के घर से चली जाती है। देखो चीनू, अगर चील ऐसा कहकर गई है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। क्या पता वाकई हमारे यहाँ संतान की खुशखबरी हो। अभी इस बात को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए थे कि चीनू एक अंडा दे देती है। जग्गू जी, क्या वाकई वो दुष्ट चील सच कह रही थी? अगर ऐसा है तो हमें अपने बच्चे को बचाना होगा।
मैं किसी कीमत पर भी अपने बच्चे को खत्म नहीं होने दूंगी। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम बस तैयारी करो, तुम्हें शहर के लिए निकलना होगा। वहां मेरी मीनू मासी रहती है। तुम्हें फौरन इस अंडे को लेकर वहां जाना होगा, और जब तक हमारा बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ नहीं जाता, तुम वहीं रहोगी। उसी दिन शाम होने से पहले ही जग्गू ने चीनू को शहर की तरफ भेज दिया था। चीनू के जाने के बाद वो दुष्ट चील फिर से जग्गू के पास आ जाती है। अरे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जरूर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, सच सच मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारा मांस भी खा जाऊंगी। जग्गू चील की बातों के जवाब में खामोश ही रहता है। चील जग्गू का सारा घर छान मारती है, परंतु उसे चीनू कहीं नजर नहीं आती। चीनू उसको मिलती भी कैसे? वो तो पहले ही वो घर छोड़कर जा चुकी थी। चील को भी समझ आ जाती है कि जग्गू ने जानबूझकर चीनू को फरार करवाया है, इसलिए पहले तो उसने जग्गू को बहुत मारा और फिर उसे अपने साथ ले गई और अपने घर जाकर इसने उसको कैद में डाल दिया। या अल्लाह, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। मैं ये सारी तकलीफ अपने बच्चे के लिए ही उठा रहा हूँ। बस वो ठीक ठाक रहे तो मैं इस कैद में भी बहुत खुश हूँ। वहाँ चीनू चिड़िया भी मीनू मासी के घर पहुँच गई थी और उसने मीनू मासी को भी जाकर सारी बात बता दी। बहुत अच्छा किया तुमने चीनू, जो तुम सीधी मेरे पास आ गई। और तुम चिंता मत करो, ये शहर है, तुम्हारा जंगल नहीं। यहाँ कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम आराम से यहाँ रहो और आराम से अपने बच्चे को जन्म दो। फिर कुछ अरसा चीनू मीनू मासी के घर ही गुजारती है। चीनू बेचारी को भी जग्गू की कोई खैर खबर नहीं थी। थोड़े ही दिनों के बाद वो अंडा फूट गया था और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आया। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था। ओह मेरे बच्चे, मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है। आज से तुम्हारा नाम राजू है। फिर चीनू चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है और थोड़े ही दिनों में वो बच्चा बड़ा होने लगा था। राजू की एक खास बात थी कि वो पैदा होते ही जंगल की भाषा बोलने लगा था। चीनू, मुझे लगता है ये वाकई कोई चमत्कारी बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसका मतलब उस मिट्ठू ने सच ही कहा था। उस दुष्ट चील का अंत तुम्हारे ही बच्चे के हाथों लिखा है। फिर वो दिन आ गया था जब चीनू चिड़िया अपने बच्चे को जंगल में ले जाने वाली थी। चीनू राजू को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वहां उसे जग्गू कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो मोहल्ले की दूसरी चिड़ियाओं से पूछती है जग्गू के बारे में, तो उसे पता चला कि जग्गू तो चील की कैद में है। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है। कौन है वो बदतमीज जिसने मेरे पापा को कैद में डाल दिया? मम्मी, मुझे ले चलो वहां, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसा कहकर राजू अपनी माँ के साथ चील के घर पहुंच जाता है। आ जाओ नामुराद, तो तुम्हें तुम्हारे बाप की मोहब्बत खींच ही लाई। अच्छा, तो तुम हो वो जिसके हाथों मेरा अंत लिखा है। जरा अपने आप को तो देखो, तुम करोगे मेरा अंत। देखो दुष्ट चील, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम बस मेरे पापा को छोड़ दो, तो मैं चुपचाप अपने माता पिता को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, वरना अपनी मौत को तुम खुद दावत दे रही हो। चील को राजू की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से राजू को अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही उसने राजू को अपने मुंह में डाला, वो राजू का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि राजू को तो कोई एक खरोच भी नहीं आई थी।
फिर उसने राजू को फिर से नीचे जमीन पर रख दिया। परंतु अब राजू की बारी थी। राजू ने एकदम से चील की आंख पर वार कर दिया और उसका वार इतना सख्त था कि चील की आंख ही फूट गई। मेरी आंख! अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उफ! मेरी आंख! राजू ने चील को समझने का मौका ही नहीं दिया और उसकी दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। अब चील अंधी हो चुकी थी और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो ख्वास बाख्ता होकर चली जाती है। उस दिन के बाद से चील कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। चील के चले जाने के बाद राजू ने अपने पिता को उसकी कैद से आज़ाद करवा लिया। अरे मेरे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। मुझे तुम पर फख्र है। पापा, मैं कब से आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। शुक्र है इस दुष्ट चील ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। वहाँ जंगल के दूसरे पक्षी भी चील के कहर से मुक्त हो गए थे। जंगल में खुशियाँ मनाई जाने लगी। एक दफा एक जंगल में चीनू चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। उसने तरबूज की फसल उगा रखी थी। चीनू का मुश्किल से ही गुजारा होता था। वो तरबूज की फसल बेचकर जो पैसे कमाती उसका कुछ हिस्सा अपने गुजारे के लिए रख देती और बाकी का हिस्सा दोबारा से नई फसल उगाने में लगा देती। इस बार उसकी फसल को बारिश की सख्त ज़रूरत थी। चिंकी पिंकी बेटा, तुम दोनों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। इस बार बारिशें बहुत लेट हो गई हैं। अगर अभी भी बारिश ना हुई तो फसल ठीक से पककर तैयार नहीं होगी और मेरी साल भर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। प्यारे बच्चों की दुआएं अल्लाह बहुत जल्दी सुन लेता है। प्लीज़ दुआ करो कि अल्लाह बारिश कर दे। मम्मी, मैं आपकी तरबूज की फसल के लिए ज़रूर बारिश मांगूंगी। आप देखिएगा कल ही बारिश हो जाएगी। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आपकी फसल जब पक जाएगी तो आप मुझे एक साइकिल लेकर देंगी। ले देंगी ना मम्मी? क्यों जी? अगर पिंकी को साइकिल चाहिए तो मुझे भी साइकिल चाहिए। मम्मी, आपको मुझसे भी वादा करना होगा कि आपको मुझे भी साइकिल लेके देनी है। उफ मेरे अल्लाह, ये आजकल के बच्चे भी ना अपने मतलब के बगैर कोई काम नहीं करते। अच्छा बाबा, ठीक है, ले दूंगी तुम दोनों को साइकिल। बस तुम लोग दुआ करो कि बारिश हो जाए। फिर पिंकी और चिंकी दोनों मुसल्ले बिछाकर बैठ जाती हैं और लगातार दुआओं पर दुआएं करने लगती हैं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई। ये मम्मी, बारिश हो रही है। देखा, हमारी दुआ तो अल्लाह ने फौरन ही सुन ली। अब तो बहुत मजा आएगा। हमारी साइकिल भी आ जाएगी। ए पिंकी की बच्ची, मुझे तो रेड कलर की साइकिल चाहिए। और पता है, जब साइकिलें आ जाएंगी तो हम दोनों मिलकर रेस लगाया करेंगे। लो जी, साइकिल अभी आई नहीं और इन दोनों का झगड़ा पहले से शुरू हो गया। बारिश के होने से चीनू भी बहुत खुश थी। उसने बहुत सारे व्यापारियों के पैसे भी चुकाने थे और इस बारिश की वजह से फसल बहुत अच्छी हो जानी थी और मीठे मीठे तरबूज जब बाजार में बिक जाते तो उसको बहुत फ़ायदा होता। चीनू भी अपने लिए कुछ ख्वाब देखने लगती है कि जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो वो घर का ये काम भी करवा लेगी और फलां काम भी करवा लेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ था। बारिश कुछ दिन लगातार लगी रही। इतने ज़्यादा दिन बारिश से तो चीनू परेशान हो गई। या अल्लाह, अभी तक तो मैं बारिश के होने की दुआएं मांग रही थी और अब ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ज़्यादा बारिश भी होगी तब भी मेरी फसल ख़राब हो जाएगी।
या अल्लाह, फसल खराब होने से पहले इस बारिश को रोक दें। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से फसल का वो भाव तो नहीं बन सका, मगर फिर भी चीनू को इतने पैसे मिल गए थे कि उसका कर्जा उतर सके। मम्मी मम्मी, अब तो साइकिल ले दो ना। देखो, मना मत करना, तुमने वादा किया था, और मेरे लिए रेड कलर की साइकिल ही लाना। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी फसल तो बिक गई है, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। लेकिन फिर भी मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं तुम दोनों को साइकिल ज़रूर लेकर दूँगी। मगर अभी मुझे तंग मत करो, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। चीनू की बात सुनकर चिंकी और पिंकी का मुंह बन जाता है। उन्होंने अपनी माँ को तो कुछ नहीं कहा, परंतु वो दोनों उदास हो गए थे। चीनू के घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसके पास जो पैसे थे उसने फिर से फसल में लगा दिए, परंतु अब तो घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन वो अपना थैला लेकर सब्जी लेने चली जाती है। उसने बाजार में सबसे सस्ती सब्जी देखी। बहुत सारी सब्जियों का रेट पूछने के बाद उसे बहुत निराशा हुई। वो खाली रेट पूछने के बाद वापस घर को आ रही थी कि रास्ते में उसे एक तोता नजर आया। सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। ये सब्जी मेरे खेत की है, जो भी लेगा उसको बहुत सस्ती दे दूंगा। चीनू के कानों में तोते की आवाज़ पड़ती है और वो सुनकर खुश हो जाती है। उसे तो पहले ही सस्ती सब्जी की तलाश थी। वो भागी भागी तोते के पास पहुंचती है। अरे भैया, ये बैंगन कैसे दिए? तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी सब्जी है। हाँ बहन, ये सारी सब्जी मेरे अपने खेत की है। अगर तुम पूरे हफ्ते की सब्जी ले लो तो तुम्हें और भी सस्ती दे दूंगा। और ये बैंगन तो केवल 10 रुपए किलो हैं। चीनू 10 रुपए का सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, मेरी बच्चियों का मूड बहुत ऑफ है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बैंगन ही ले जाती हूँ, इनका भरता बनाकर उनको खिलाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगी। इनको बैंगन का भरता बहुत पसंद है। फिर चीनू बहुत सारी सब्जी लेकर घर आ जाती है। उसने आज आलू की भुजिया भी बनाई थी और बैंगन का भरता भी बना लिया। खाना देखकर पिंकी और चिंकी का मूड बहुत अच्छा हो गया था। अरे वाह माँ, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सच में खाने को देखकर मेरी तो भूख जाग उठी। अब जल्दी से रोटी भी बना दो। फिर चीनू चिड़िया किचन में चली जाती है रोटी बनाने के लिए, और चिंकी और पिंकी दोनों खाने की टेबल पर बैठे थे। पिंकी कहने लगी, अरे चिंकी, बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा है, लेकिन काश मेरे खाने के लिए बिरयानी आ जाए। अभी पिंकी ने इतना कहा ही था कि बिरयानी की प्लेट उसके सामने आ जाती है। ओह वाह, ये बिरयानी यहाँ किधर से आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। और अगर मैं कहूँ कि मुझे साथ में जूस का ग्लास भी चाहिए तो? पिंकी ने अभी इतना कहा कि उसके सामने जूस का ग्लास भी आ गया। पिंकी हैरान रह जाती है और वो अपनी मम्मी को बुलाने लगती है। मम्मी, ओ मम्मी, बाहर आओ, ये देखो क्या हो रहा है। क्या तुम कोई जादुई बैंगन उठा लाई हो? मैं जो कुछ भी कहती हूँ मेरे सामने आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? बाहर आओ ना प्लीज, जल्दी से। अरे क्या हो गया चिंकी पिंकी, क्यों शोर मचा रही हो? तुम लोगों के लिए रोटी ही तो बना रही हूँ, इतना शोर काहे को कर रही हो? कोई चमत्कार देख लिया क्या?
अरे मम्मी, चमत्कार ही तो है। ये देखो, हम इस बैंगन से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं तो जब ही मानूंगी जब मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। फिर चीनू ने अपना पर्स देखा तो उसमें वाकई पैसे आ गए थे। चीनू को पहले तो यकीन नहीं आया, परंतु फिर इसको लगने लगा कि ये उसके सब्र का फल है। वो तो वाकई कोई जादुई बैंगन उठा लाई थी। फिर वो उसी बैंगन से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी कर लेती है। चिंकी और पिंकी की साइकिलें भी आ गई थी। वो दोनों अपनी साइकिलें पाकर बहुत खुश थे। अब तो उनकी हर चीज़ ठीक हो गई थी। उनके घर से तंगदस्ती भी ख़त्म हो गई थी। चीनू ने हर वो काम किया जिसका उसने ख्वाब देखा था, लेकिन फिर भी चीनू बहुत नेक नीयत थी। उसने कभी भी बैंगन का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी कर देती। एक दफ़ा एक जंगल में कौवों का परिवार रहता था। कालू कौवे की बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती थी। कालू का अच्छा खासा बिजनेस था। घर, गाड़ी और परिवार, सब कुछ तो था कालू के पास। उसके पास इतना सारा मालो दौलत होने की वजह से उसकी पत्नी गोरी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। वो कभी पार्टीज़ में चली जाती तो कभी गाड़ी लेकर पार्लर चली जाती। राजू की उसे कोई फिक्र नहीं थी। राजू बेचारा सारा दिन अपनी दादी के साथ ही रहता। राजू को अपनी दादी से बहुत लगाव था, परंतु गोरी की अपनी सासू माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। राजू बेटा, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रही हूँ। चलो जी, आज फिर निकल चली सैर को। अरे कुछ पता भी है? राजू को बुखार हो रहा है, उसको सर्दी हो गई है शायद। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। भला कोई माँ भी अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर जाती है? ए बुढ़िया, तुम चुप रहो। मैं तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती। वैसे बड़ा कहती रहती हो। राजू तो मेरा ही बेटा है, तो ले जाओ ना अस्पताल। मुझे काहे को तंग कर रही हो? मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कहकर गोरी घर से निकल जाती है। उस दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि कालू भी ऑफिस से जल्दी आ गया। अरे गोरी कहाँ हो? माँ, राजू भाई किधर चले गए सबके सब? अरे चिल्ला काहे को रहा है? नहीं है घर पे तेरी कुछ लगती? और ये अपने बच्चे को हाथ लगा के देख, कैसा तप रहा है बुहार में। क्या? गोरी कहाँ गई? और क्या हुआ राजू को? काली अपने बेटे को सब कुछ बता देती है और कालू फौरन से राजू को अस्पताल ले जाता है। वहाँ ज़रूरी ट्रीटमेंट देकर डॉक्टर राजू को घर भेज देता है। माँ, कब से चल रहा है ये सब? और अब तो रात हो चुकी है और ये गोरी अभी तक वापस नहीं आई। अगर आज मैं समय पर घर नहीं आता तो मुझे तो कभी पता ही ना चलता। माँ, तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? आ लेने दो आज इस गोरी को, मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। मैं ये बिजनेस और मेहनत अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ, और अगर मेरे बच्चे को ही फायदा नहीं होगा तो मेरा बिजनेस किसी काम का नहीं। नहीं पापा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी को कुछ मत कहिएगा। मुझे आप और मम्मी दोनों से बहुत प्यार है। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। राजू की बात सुनकर कालू बेचारा चुप हो जाता है और राजू को बहुत प्यार से सुला देता है। काफ़ी देर के बाद जब गोरी घर आई, हाय कालू जी,
आप इतनी जल्दी घर आ गए आज, या फिर मैं बहुत लेट हो गई हूँ? और राजू सो गया क्या? तबीयत ठीक है इसकी? मैं जब गई थी तो इसका बुखार हो रहा था। अरे बेशरम औरत, तुम्हें पता था कि राजू को बुखार है, इसके बावजूद तुम चली गई। तुम्हें एक बार भी मेरे बच्चे का ख्याल नहीं आया। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, वो इस बच्चे को लेकर अस्पतालों में ख्वार नहीं हो सकती। देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें। और फिर दोनों पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। उनका झगड़ा बहुत देर तक चला। आखिर काली से नहीं रहने हुआ तो वो उनके पास आ गई। अरे बस कर दो तुम दोनों, तुम्हारा बच्चा अंदर सो रहा है, तुम्हारे शोर से वो उठ जाएगा। जो होना था वो हो गया, अब आगे से गोरी इस बात का ख्याल रखना। गोरी काली की बात सुनकर उस वक्त तो चुप हो गई, परंतु जैसे ही कालू सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, गोरी अपनी सासू माँ के पास आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, बड़ी बातें कर रही थी कल रात अपने बेटे के सामने। मैं इस वक्त तो चुप हो गई, परंतु एक बात याद रखना, मैं तो तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। तुमने ही अपने बेटे के कान भरे होंगे। कल पहली बार इसने मुझे डांटा और मेरे साथ लड़ाई भी की, ये बात कभी नहीं भूल सकती मैं। बेटी, मेरे साथ काहे को लड़ती हो? अगर मुझे अपने बेटे के कान ही भरने होते तो मैं तुम्हारी शिकायत पहले ही लगा चुकी होती। वो तो कल शाम को जल्दी आ गया था और तुम घर पर नहीं थी, तो उसने अपनी आंखों से देख लिया। अब भला बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे चुप कर बुढ़िया, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हारे जैसी चालबाज औरतों की चालें। फिर उस दिन के बाद से गोरी ने तो जैसे अपनी सास से बैर ही बांध लिया था। गोरी ने अपनी सास पर जुल्म करने शुरू कर दिए। वो खाने पीने की चीज़ें भी इस बुढ़िया से छुपाने लगी और गोरी ने अब आहिस्ता आहिस्ता कालू के कान भी भरने शुरू कर दिए। कालू जी, अब आपको फैसला करना ही होगा। इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं अब तुम्हारी माँ के साथ और नहीं रह सकती। तुम मुझे मेरे मेके छोड़ाओ। ये कैसी बातें कर रही हो गोरी? मैं अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ छोड़ाऊं? ना तो मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ और ना ही तुम लोगों के बिना। मेरे साथ ये फजूल बातें मत करो। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। हाँ। ऐसा कहकर गोरी कव्वी मेके जाने की तैयारी करने लगती है। कालू की माँ से ये सब नहीं देखा गया। कालू बेटा, मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे हमारे पुराने वाले घर में छोड़ाओ। मेरी वजह से तुम अपना परिवार खराब मत करो। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो कहीं भी रह लूँगी। और वैसे भी मुझे मेरा पुराना घर ज़्यादा अच्छा लगता है। कालू के लाख मना करने के बावजूद काली अपने बेटे से मनवा ही लेती है और अगले ही दिन कालू अपनी माँ को पुराने घोंसले में छोड़ आया था। जैसे ही कालू ने अपनी माँ को वहाँ छोड़ा, उसके जाते ही तेज़ बारिश होने लगती है। पुराने घोंसले की छत भी नहीं थी और काली बेचारी बारिश में भीगती रही। उसको भीगता देखकर चीनू के पास आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पुराने घोंसले में क्या कर रही हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप बीमार पड़ जाएंगी।
आप चले मेरे साथ। चीनू काली की पुरानी पड़ोसन थी और वो दिल की बहुत ही सादा थी। वो काली को अपने साथ अपने घर ले गई। तेज बारिश में भीगने की वजह से काली कौवी बीमार पड़ जाती है। घर जाकर काली ने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कोई बात नहीं दादो, आप मेरी दादी बन जाएं। पता है दादी, मेरी मम्मी तो सारा दिन काम पर चली जाती है और मैं सारा दिन अकेली ही रहती हूँ। आप यहाँ हमारे घर में रहेंगी तो मुझे भी रौनक लगी रहेगी। मैं तो आपके आने से बहुत खुश हूँ दादी। अच्छा पाडो मासी, बड़ी बातें करने लगी हो तुम। दादी अभी थोड़ी बीमार है, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चीनू काली की बहुत सेवा करती है और थोड़े ही दिनों में काली बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहाँ राजू भी दादी के चले जाने से बहुत उदास था। एक दिन राजू अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको दादी के जैसे घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी तो आपके साथ झगड़ेगी और फिर पापा के जैसे मुझे भी आपको घर से निकालना ही पड़ेगा, है ना मम्मी? गोरी ने जब राजू की ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिन वो शर्मिंदगी में ही गुजारती है और फिर कालू को मनाकर अपनी माँ को वापस लेने जाने के लिए कहती है। माँ जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गई थी। आपके बिना तो हमारा घर बहुत सूना हो गया है। आप बड़ी हैं, मुझे छोटा समझकर माफ कर दें प्लीज। अरे बेटी, बड़ों का तो काम है बच्चों को माफ कर देना, परंतु एक बात कहूंगी, चीनू बेटी ने मेरी बहुत खिदमत की है। ऐसा तो कोई सगी बेटी भी नहीं करती। आज से ये चीनू भी मेरी बेटी है। काली ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और वो अपने बेटे के साथ वापस अपने घर चली गई। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए थे, परंतु ठंड अभी बाकी थी। सारे पक्षी स्कूल आने से बहुत घबरा रहे थे। अरे दोस्तों, पता है ना, कल स्कूल फिर से लग रहे हैं। यार, अभी तो बहुत सर्दी है। सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। अरे निकम्मे टुनटुन, पता भी है चंद दिनों में डेटशीट मिल जाएगी और एनुअल एग्जाम होने वाले हैं। अब तो हमें सारी मस्ती ख़त्म करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। मेरी मम्मी ने तो सारी छुट्टियों में भी मेरे लिए ट्यूटर रखा हुआ था। अगर मार्क्स कम आए तो मम्मी मुझे वीडियो गेम नहीं लेके देगी। इसको वीडियो गेम की पड़ी है। लो भाई दोस्तों, मैंने तो सुना था कि पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। इसको अच्छे मार्क्स लेने हैं जस्ट वीडियो गेम के लिए। कालू, बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तुम्हारी शिकायत काली आंटी से कर दूंगी। अरे बुद्धू, वीडियो गेम तो मुझे गिफ्ट मिलेगा ना, अच्छी अच्छी पढ़ाई करने का। ए चीनू, मुझे भी गेम खेलने दोगी ना? देखो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, है ना? अरे हाँ ना मोटू, हम मिलके खेलेंगे। अब चलो, बहुत देर से हम पार्क में खड़े हैं, घर जाकर स्कूल की तैयारी भी करनी है। फिर चीनू और टुनटुन अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु कालू वहीं रह जाता है और शाम तक खेलता ही रहा। इतने में उसे काली की आवाज़ आती है। अरे नामुराद, तू कब आएगा घर? क्या तुझे नहीं पता कि तूने भी स्कूल की तैयारी करनी है? जब तक इसको आवाज ना दो तब तक ये घर की तरफ देखता तक नहीं। ओहो, सॉरी मम्मी, मैं बस अभी आया, मैं भूल गया था।
कालू भी दौड़ा दौड़ा घर चला गया। अगली सुबह सारे पक्षी खुशी खुशी स्कूल आए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी गुजरी आपकी छुट्टियाँ? गुड मॉर्निंग मैम। छुट्टियां तो खत्म हो गई, परंतु ठंड खत्म नहीं हुई और हमें वापस स्कूल आना पड़ा। टुनटुन की बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगती है। टीना मैम भी हंसने लगी। अरे पागल, ठंड तो 6 महीने चलेगी, तो क्या तुम्हें छुट्टियां भी 6 महीने की चाहिए? तुम लोगों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है सबने, ओके? बच्चों, आपको पता है इस बार फर्स्ट आने वाले बच्चे को प्रोफेसर उल्लू अपने हाथों से गोल्ड मेडल देंगे और उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी मिलेगा। टीचर की बात सुनकर सब बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और इस तरह फिर से पढ़ाई का दौर शुरू हो जाता है। चीनू चिड़िया अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा लाइक बच्ची थी। एक दिन टुनटुन चीनू के पास आता है। यार चीनू, मुझे आजकल पढ़ाई में बहुत मसला हो रहा है। क्या तुम मुझे एक एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ा दिया करोगी? मुझे टीचर के बताए हुए लेक्चर ठीक से समझ नहीं आते। क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? अरे बुद्धू, हाँ ना, तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी? आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो ठीक है, आज से हमारी ब्रेक बंद और तुम्हारी पढ़ाई शुरू। चीनू और टुनटुन दोनों दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, परंतु उनके मुकाबले में कालू तो बहुत ही नालायक था। उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उसके पेपर होने वाले हैं और आज तो टीचर ने बच्चों को डेट शीट भी दे दी थी। कालू इतना बेफिक्र था कि उसने घर जाकर अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि उसे डेट शीट मिल गई है। कालू बेटा, मुझे तो तेरी फिक्र ही लगी रहती है। तेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं है, हर वक्त खेलता रहता है तू। अरे, कभी इस चीनू को भी देख लिया करो, जो हर वक्त टुनटुन के साथ सर जोड़े पढ़ती रहती है। और एक तू है, सारे जहान का निकम्मा। एक बात गौर से सुन ले मेरी, अगर तू फेल हुआ तो मैं तुझे वर्कशॉप पर डाल दूंगी, फिर वहाँ गाड़ियाँ ठीक करते रहना, समझ आई? अरे मेरी प्यारी मम्मी, गुस्सा काहे को होती हो? तुम्हारा बेटा बहुत स्मार्ट है, देख लेना, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। हाँ, बातें सुन लो इसकी बस। थोड़े ही दिनों बाद वो दिन भी आ गया था जिस दिन बच्चों का पेपर था। हर बच्चा अपने पेपर को लेकर बहुत ही सीरियस था। आइला, आज तो पेपर है और मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मम्मी तो मुझे वर्कशॉप पर डाल देगी। मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी सीट चीनू के पीछे लगा लूंगा और उसकी नकल करके पेपर कर लूंगा। कालू अपने मन से यही सोच रहा था कि वो चीनू की नकल उतार लेगा और पेपर में पास हो जाएगा। बच्चों के पर्चों का टाइम शुरू हो जाता है और कालू चीनू की नकल उतारकर पेपर करने लगता है। चीनू को तो सारा पेपर आता था। वो आगे पीछे देखे बगैर अपना पर्चा हल कर रही थी कि अचानक उससे थोड़ी सी गलती हो गई और उसने उस सवाल के जवाब में क्रॉस का निशान लगा दिया और नीचे फिर से सही जवाब लिख दिया। परंतु कालू तो था ही लकीर का फ़कीर। उसने भी जूं का तूं पर्चा हल कर दिया। जब पेपर चेकिंग की बारी आई तो वो पर्चा प्रोफेसर उल्लू के पास चेक होने के लिए चला गया। उल्लू ने जब दोनों के पर्चे देखे तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नकल करने वाला पक्षी कौन सा था। प्रोफेसर उल्लू टीना मैम को अपने पास बुलाता है। मैम, मेरे पास ये 2 पर्चे चेकिंग के लिए आए हैं। जाहिर है आप तो उनकी क्लास टीचर हैं, आपको तो पता ही होगा।
कि लायक बच्चा कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप इन दोनों बच्चों को स्टाफ रूम में बुला लें। फिर टीना मैडम दोनों बच्चों को स्टाफ रूम में बुलवा लेती है और जब चीनू और कालू दोनों से पूछा गया तो कालू कहने लगा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब पेपर हल कर रहा था तो इस चीनू की बच्ची ने मेरा तो दिमाग ही खा दिया था। बार बार यही मुझसे पूछ रही थी, इसी ने नकल मारी है मेरे पेपर की। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इसकी नकल क्यों उतारूंगी? मुझे तो सारा पेपर जुबानी याद है। आप चाहे तो मुझसे अभी भी सुन सकते हैं। चीनू ने जब ये बात की तो कालू के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। प्रोफेसर उल्लू को चीनू की बात 100% ठीक लगी थी और उसने टीना मैम से कहा, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। मैम, आप ये वाला क्वेश्चन इन दोनों से जुबानी सुनी। जब उनसे सवाल सुना गया तो चीनू ने फ़ौरन ही उसका जवाब दे दिया, परंतु कालू तो सर खुजाता हुआ रह गया और वो जवाब ना दे सका। कालू को उसके झूठ बोलने की सज़ा ये मिली कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया। फेल तो वो वैसे ही हो गया था और अब तो स्कूल से भी निकाला जा चुका था। वहाँ जब सारे पेपर्स की चेकिंग हुई तो चीनू को फर्स्ट प्राइज़ मिला। प्रोफेसर उल्लू ने खुद चीनू को गोल्ड मेडल पहनाया और उसे अगले साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। वहाँ कालू कौवा रोता रोता घर पहुँचता है। जब वो घर पहुँचा तो उसकी मम्मी जूता लेकर पहले ही घर के दरवाजे में खड़ी थी। आओ पुत्र जी आओ, बताइए ना कैसे स्वागत करूं मैं तुम्हारा। बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है हमारे साहबजादे ने। पूरे स्कूल में नाम रोशन कर दिया अपनी मम्मी का। मम्मी, मुझे माफ कर दो। खुदा के वास्ते मुझे वर्कशॉप पे मत डालना, वहां मैं काला हो जाऊंगा। मम्मी मम्मी मानना नहीं, बहुत दर्द होता है कसम से। काली ने उसी जूते से कालू की अच्छी खासी दुर्गत बनाई और कालू को उसके किए की सज़ा ये मिली कि वो अब वर्कशॉप पर लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता था। वहाँ चीनू चिड़िया और टुनटुन अपने पास होने की खुशी में वीडियो गेम एंजॉय कर रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, अच्छा पढ़ने वाले हमेशा कामयाब होते हैं और जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते तो वो लोगों की जूतियां ही सीधी करते रहते हैं।